हाँ सर बताएंगे, पता है वो आप लोग से नहीं बना होगा। सर देखिए हाउस प्रॉपर्टी का लास्ट क्लास कहाँ तक किए थे तुम लोग? म्यूनसिपल टैक्स किए थे, रिमेम्बर? क्या बता सर? म्यूनसिपल टैक्स तक अपने लोग किए थे। तो आप लोग को मैंने बताया था कि म्यूनसिपल टैक्स में क्या होता है। तो जेबी हमारा कंपटीशन निकालना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, नॉर्मल वाला। अब जेबी से अपने लोग क्या करते हैं बताइए, लेस करते हैं म्यूनसिपल टैक्स। और म्यूनसिपल टैक्स मैंने आपको बताया था कि म्यूनसिपल टैक्स किस बेसिस में होता है सर? ऑन पेमेंट बेसिस में होता है। किस बेसिस में? एंड पेड बाय दी ओनर, पेड बाय दी ओनर। इसमें अगर जो केएमसी लगाता है केवल वही लेस होगा, स्टेट लगा रहा है तो वहां म्यूनसिपल बेनिफिट टैक्स होता है, वो मेरा लेस नहीं होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ जीएमबी और एनएमबी का एक डिफरेंस है। जीएमबी फॉर ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू, जो अपने लोग जेबी के लिए निकालते हैं, राइट। और एनएमबी होता है वो निकालते हैं किस लिए? म्यूनसिपल टैक्स निकालने के लिए। म्यूनसिपल टैक्स किस पे निकलता है सर? नेट म्यूनसिपल वैल्यू पे। कौन सा वैल्यू पे? नेट म्यूनसिपल वैल्यू पे। तो आप यहाँ पर चेक करोगे, नेट म्यूनसिपल वैल्यू इज व्हाट, क्या है बताइए? ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर अगर केसीडीएम में रहा है, किस में रहा? केसीडीएम समझ में आ रहा क्या है? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। केसीडीएम रहेगा तो एनएमबी क्या होता है बताइए? जीएमबी से 10% माइनस करते हैं। और माइनस क्या करते हैं? वाटर सीवरेज टैक्स विच इज परसेंटेज ऑफ एनएमबी। परसेंटेज ऑफ एनएमबी मतलब ये जो टैक्स है ये किसके ऊपर निकलता है? नेट म्यूनसिपल वैल्यू के ऊपर। क्लियर है? और ये जो 10% है ये किसके ऊपर निकलता है? ये निकलता है ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू। ये डिफरेंस है। वो लेस करके क्या आता है सर? नेट म्यूनसिपल वैल्यू। मैंने आपको बोला कि इसमें भी क्वेश्चन रहता है और दूसरा एक सम रहता है जहां पर अगर वाटर सीवरेज नहीं रहता है तो नेट म्यूनसिपल वैल्यू इक्वल टू क्या बोलते हैं सर? 90% ऑफ ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू। इसी का अगर हम ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू बोलेंगे तो ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू इक्वल टू क्या होगी सर? नेट म्यूनसिपल वैल्यू डिवाइडेड बाई कितना परसेंट? 90%। क्लियर है? और अगर अदर देन मेट्रोपॉलिटन आपका सिटी रहा तो जीएमबी इक्वल टू क्या होगा? एनएमबी हो जाएगा। ठीक है? इफ म्युनिसिपल वैल्यू इज गिवन इन द प्रॉब्लम देन एज्यूम इट इज नेट म्युनिसिपल वैल्यू। कौन सा वैल्यू? क्लियर है? अब इसमें से कुछ कुछ सम दिए थे, ये वाला सम आप लोग से करवाए थे। आई गेस ये 5 नंबर वाला भी हो गया था, राइट। ये 6 नंबर वाला भी आप लोग दिए थे, कर लिए होंगे। ठीक है? नीचे में ये कुछ एक्सरसाइज दिए हैं इसका, और इससे सम आ सकता है, जेएमबी और एनएमबी का सम आ सकता है। एक्सरसाइज में ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो 3000 इंटू 12, 3000 इंटू 12, यही हमारा जेबी निकल जाएगा। दूसरा में देखिए क्या बोला आपको? जीएमबी निकालना है। क्या निकालना है? और जीएमबी कैसे निकले? बोलिए कैसे निकलेगी? ये 5000 रुपया क्या है? नेट म्यूनसिपल वैल्यू क्या है सर? और ये वाटर सीवरेज टैक्स एकदम कितना रुपया? 400। दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कितना हो गया? 5400। ये टोटल नेट म्यूनसिपल वैल्यू है। अब जीएमबी इक्वल टू निकालने के लिए क्या करना है बताइए? इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90%। अगर आप देखोगे फॉर्मूला हमारा ऊपर में, तो ऊपर में फॉर्मूला क्या था? जीएमबी इक्वल टू एनएमबी, रिमेंबर। और माइनस क्या था? 10% ऑफ जीएमबी। क्या था? 10% ऑफ जीएमबी। और माइनस क्या था? वाटर टैक्स एंड सीवरेज टैक्स। वाटर टैक्स एंड सीवरेज टैक्स, राइट। तो अगर आप इसका सम पे जाओगे, अगर आप इसका सम पे जाओगे तो अपना नॉर्मल जो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है? जीएमबी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है बताइए? नेट म्यूनसिपल वैल्यू। इसके साथ क्या होगा? प्लस होगा। प्लस क्या है? 10%। अच्छा उल्टा जा रहे हैं। नेट म्यूनसिपल वैल्यू इक्वल टू क्या था? जीएमबी माइनस 10% ऑफ जीएमबी, है ना सर। और माइनस क्या होगा? वाटर टैक्स एंड सीवरेज टैक्स। यही है तो। लेकिन ये परसेंटेज किसके ऊपर निकलता है? परसेंटेज ऑफ नेट म्यूनसिपल वैल्यू के ऊपर निकलता है। ठीक है? जो कि अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया है। अब यहां पर आइए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 3, राइट? 3 नंबर ना।
ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 में 5,000 दिया हुआ है, वाटर एंड सीवरेज टैक्स 400 रुपए दे दिए, और निकालने के लिए बोल रहे हैं सर ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। इसका मतलब ये 5,000 क्या है, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू है। आप फार्मूला में देखो पुट करो, क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला फार्मूला में देखो पुट करो आप। क्वेश्चन में देखो आपको नेट म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दे दिया, 5,000 है ना सर। जीएमबी अपने को निकालना है, और ये जीएमबी इक्वल टू क्या है, 10% ऑफ ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू विच इज इक्वल टू 90% लिख सकते हैं हम इसका जगह, है ना सर। ये 100% है, 10% है, तो अपने लोग 90% लिख सकते हैं। तो ये 90% हो गया, और आपका वाटर टैक्स कितना रुपया है, 400 रुपया। क्लियर है। अब हमको बताइए, 400 रुपया वहां जाएगा तो 400 रुपया क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा। और ये 100 माइनस 10% कितना परसेंट हो गया, 90% ऑफ किसका, जीएमबी का। और भी आइए, जीएमबी इक्वल टू क्या हो रही है, 5,400 इक्वल टू 90% ऑफ जीएमबी। तो ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू इक्वल टू कैसे निकलेगी बताइए, ये परसेंटेज वहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 इक्वल टू वॉट, जीएमबी। देखो जीएमबी इक्वल टू निकल जाएगा 6,000 रुपए। कितना रुपया, इस तरह से निकाल रहे हैं। इस तरह से निकाल रहे हैं, ठीक है। उतारना है उतार लीजिए। कर लिए, ये दोनों का डिफरेंस समझिएगा सर, बहुत जरूरी। आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला था, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सर सब कुछ सेम है, ये परसेंटेज यहाँ पे ना दिया हुआ है। अच्छा ये 12% का जगह पे इसको 10% करिए, नहीं आएगा, इसको 10% करिए प्लीज, इसको 10% करिए। अब आपको क्वेश्चन में क्या किया मैंने बताइए, क्वेश्चन में आपको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दे दिया। अच्छा एक मिनट सॉरी, ये जरूरत नहीं है सर, ये तो म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ ना, सॉरी सर, ये 12% में कुछ चेंजेस नहीं होगा, सॉरी। ये तो म्युनिसिपल टैक्स है, अपने लोग तो म्युनिसिपल टैक्स निकालते किस पे है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे। तो ये 12% के लिए अपने को क्या निकालना है बताइए, क्वेश्चन में अपने को ये नेट म्युनिसिपल वैल्यू निकालना है, और टैक्स कितना पेमेंट करना है वो अपने को निकालना है, नहीं समझे। जैसा कि पहले वाला क्वेश्चन में नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया था, उससे क्या निकालना था, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। किस लिए, जीबी के लिए। जीबी के लिए यूज क्या होगा, नेट या ग्रॉस, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। लेकिन जब म्युनिसिपल टैक्स निकालेंगे उसके लिए क्या चाहिए, नेट म्युनिसिपल वैल्यू। जी समझ में आ रहा है।
तो क्वेश्चन में अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दे दिया है और आपको निकालने के लिए क्या बोला, नेट। क्योंकि देखिए 12% म्युनिसिपल टैक्स किस पे निकलेगा, 70,000 पे निकलेगा। नहीं, 70,000 कौन सा वैल्यू है, ग्रॉस है। अपने को निकालना क्या है, नेट निकालना है। चीज समझ में आ रहा है दोनों में क्या अंतर है। पहले वाला में क्या दिया था, नेट, और क्या निकालने बोला था, ग्रॉस। किस लिए, जीएबी के लिए। अभी क्या है क्वेश्चन में, आपको ग्रॉस गिवन है और निकालना क्या है, नेट। किस लिए, म्युनिसिपल टैक्स निकालने के लिए। क्लियर है। तो ये वाली क्वेश्चन अपने लोग करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। सेम फार्मूला, अपने को नेट म्युनिसिपल वैल्यू निकालना है और नेट म्युनिसिपल वैल्यू का फार्मूला क्या है बताइए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ये किस लिए, अगर हाउस, अगर कोलकाता में, हाउस कहां पे, कोलकाता में केसीडीएम में, अगर हाउस अगर केसीडीएम में नहीं है तो ये नहीं रहेगा। और सिर्फ माइनस क्या होगा, सीवरेज टैक्स होगा, माइनस कर देंगे, नेट आ जाएगा। माइनस क्या करेंगे सर यहाँ पर आप, वाटर एंड सीवरेज टैक्स, वाटर एंड सीवरेज टैक्स। बट याद रखिएगा इसका जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज किसके ऊपर निकलता है, ये परसेंटेज किसके ऊपर निकलता है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर, ये निकलता है नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे। यही डिफरेंस है। ये 10% अपने लोग लेस कर देंगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू से, बिकॉज ऑफ हाउस अगर लोकेटेड है केसीडीएम में, है ना। और ये अपने लोग जो निकालते हैं, ये निकालते हैं किसके ऊपर, परसेंटेज ऑफ नेट म्युनिसिपल वैल्यू। क्वेश्चन में देखिए परसेंटेज गिवन है, कितना परसेंट है, 3% है, 2%। रिमेंबर, तो वाटर एंड सीवरेज टैक्स टोटल मिला के कितना परसेंट हुआ, 5%। अब वो 5% किस पे निकलेगा, 70,000 पे नहीं, नेट पे निकलेगा। और क्वेश्चन में अपने को तो नेट निकालना है। तो करना कैसे, करना कैसे है, राइट। एनएमवी कैसे निकालेंगे, जीएमवी दे दिया, कितना दे दिया, इससे माइनस हो जाएगा 10%, और 10% भी किसके ऊपर निकलना है, जीएमवी के ऊपर। और जीएमवी इक्वल टू कितना रुपया, 70,000, माइनस वाटर एंड सीवरेज टैक्स कितना परसेंट है, बट ये 5% किसके ऊपर है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू किसके ऊपर है। क्लियर है। क्वेश्चन में अपने को नेट म्युनिसिपल वैल्यू निकालना है। अब हमको बताइए, नेट म्युनिसिपल वैल्यू यहां पर भी है और यहां पर भी है। इसको हम वहां लेके चल जाएंगे, वहां लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो माइनस का जगह क्या हो जाएगा, तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू ये प्लस हो जाएगा 5% ऑफ नेट म्युनिसिपल वैल्यू। परफेक्ट बात बोला। और ये 70,000 माइनस कितना आ जाएगा, 7,000। क्लियर हो गया। अब हमको बताइएगा, ये 100% है, कुछ नहीं बोला है तो, और ये कितना परसेंट है, 5% है, तो दोनों को जोड़ के कितना परसेंट हो गया, 105% ऑफ किसका, एनएमवी का, इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेस करके 63,000। तो 105% का मतलब क्या होता है, 105/100। तो देयरफॉर एनएमवी इक्वल टू क्या निकल जाएगा बताइए, 63,000। 105 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और 100 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पढ़ेंगे तो मैथ्स में 105 मतलब 105/100, तो 100 उस तरह मल्टीप्लाई होगा, 105 डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वल टू एनएमवी कितना आ गया सर, 60,000। दिस इज योर आंसर। तो दो तरह से दे सकता है, या तो जीएवी वाला या तो फिर एनएमवी वाला। अब ये निकल गया 60,000। अब जो म्युनिसिपल टैक्स बोला था 12%, वो किसके ऊपर निकलेगा, पढ़ाया था रिमेंबर। म्युनिसिपल टैक्स किसके ऊपर निकलता है, नेट के ऊपर या ग्रॉस के ऊपर, 12% ऑफ नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे निकालेंगे अपने लोग। और क्वेश्चन में सर नेट म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60,000 रुपए अपने लोग निकाले हैं। अरे 12% निकालिए, 12% ऑफ 60,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 7,200 रुपए। ये हमारा म्युनिसिपल टैक्स लेस हो गया। क्लियर हो गया। तो आई गेस ग्रॉस और नेट आप लोग समझ गए, कर लेंगे, एग्जाम में आएगा तो समय था। बोलिए क्या हुआ, कौन आवाज दिया,
105 डिवाइड बाई से थोड़ी ना, डिवाइड बाई 105 इंटू 100। देखिए फार्मूला के हिसाब से करिए या तो फिर वो ऐड लेस वाला करके करिए, बात बराबर। आंसर आना चाहिए भाई, आंसर आना चाहिए भाई। फर्स्ट क्लास कर रहे हैं तुम। एक क्लास और लगेगा कंप्लीट, आज सम करेंगे। टैग कॉस्ट हो गया ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। दे देते हैं, इसका पीडीएफ चाहिए। मैम आ गई। तो हमारा जीएबी हो गया, म्युनिसिपल टैक्स हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इससे हमारा टोटल कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन अभी और भी पार्ट है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी, इसका भी कॉन्सेप्ट है, अनरियलाइज्ड रेंट, वैकेंसी पीरियड, वही मैं इसका मेन वर्किंग भी है। मैं आप लोगों को एग्जाम में कैसे लिखना है और वर्किंग नोट भी कैसे लिखना पड़ेगा वो सब आप लोगों को बताएंगे। तो पूरा प्रॉपर एग्जाम का जैसा क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन, उसको किस तरह से सॉल्व करना है। और टैक्स में सर वर्किंग नोट दिखाना है भर भर के, समझ रहे हैं। लॉ का प्रोविजन में लिखना, तब नंबर मिलेगा अच्छे से। लेबर में वर्किंग क्या है, तो लैंग्वेज है। आगे बढ़े सर, 30 नंबर है ना, वो 10 नंबर है। आपको तो क्वेश्चन अच्छा कहा था, 10 नंबर और कितना है, 6 और 1 10, 6 और 4 है शायद, 4 में 2 है, 6 और 1 10, पता नहीं, देख लीजिए, याद नहीं है, सिलेबस देखे क्या। हो गया सर, आगे बढ़े। नाउ सर नेक्स्ट में सर इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए सर डिडक्शन क्या होता है, तो एनएमबी निकालिए हम लोग। एनएबी का फॉर्मूला क्या है, जो जीवी आए उससे लेस क्या करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स इक्वल टू व्हाट, नेट एनुअल वैल्यू। अब उससे सिर्फ 2 चीज लेस होता है, कितना चीज, एक क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और दूसरा क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का सेक्शन क्या है, 24A, और इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन क्या है, 24B। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, दोनों उसी का नाम है, राइट। तो सर 30% एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन किस लिए दिया जाता है, ये फ्लैट डिडक्शन है, किस लिए दिया था, अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर। एसएससी जितना भी खर्चा करेगा वो खर्चा के बदले कितना परसेंट अलाउ कर दे रहे हैं, 30%। मैंने आपको रीजन बताया था, रिमेंबर। गवर्नमेंट किस लिए फ्लैट दे रहा है, क्योंकि पहले का टाइम में सब लोग चोरी कर रहा था, खर्चा पर्चा दिखा के पूरा नील टैक्स मिल रहा था, ढूल लो। तो गवर्नमेंट क्या बोला, आप जितना भी खर्चा करो नहीं करो भाई साहब, हम 30% देंगे। इसीलिए आजकल के टाइम में जितना भी प्रॉपर्टी वगैरह का कंडीशन क्या हो गया, खराब हो गया। क्यों, क्योंकि खर्चा जितना भी करिए रिडक्शन कितना मिल रहा है, 30%। तो लोग धीरे धीरे क्या कर दिया, खर्चा करना कम कर दिया, और प्रॉपर्टी जितना भी रहेगा वो एक्सपेंस करता है नहीं मेंटेनेंस वगैरह पे। क्लियर है। तो एसएससी को क्या मिलता है सर, अब यहाँ पर चीज पढ़िए, एसएससी विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू डिडक्शन 30% इफ द नेट एनुअल वैल्यू इज नील। नेट एनुअल वैल्यू क्या है सर, ऑब्वियसली अगर नेट एनुअल वैल्यू नील है तो डिडक्शन किसको ऊपर निकालिएगा, 0 इंटू 30%, 0 ही होता है। दूसरा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर में भी नेट एनुअल वैल्यू सीखेंगे अपने लोग, 0 आता है, उसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है। अगर प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, क्या है सर, उसमें भी नेट एनुअल वैल्यू लेस नहीं होता।
नाउ सर नेक्स्ट में आएंगे डिडक्शन में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। कौन सा कैपिटल? नाउ सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24B। अब इसमें एक पार्ट दो तरह का इंटरेस्ट होता है, एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और एक होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। क्या है सर? प्री और पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। आप लोगों का सिलेबस में प्री वाला जो पार्ट है ना वो नहीं है, उससे एग्जाम में सम वगैरह कभी मैंने नहीं देखा है ना, उसका सम वगैरह आता है। प्री वाला क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं जस्ट फॉर नॉलेज के लिए, कि हाउस जब रेडी हो जाएगा तब तो इंटरेस्ट अलाउ होगा। ये समझिए, हाउस जब रेडी हो जाएगा तब तो इंटरेस्ट अलाउ होगा, लेकिन हाउस बनाने के लिए भी तो लोग क्या लेता है, ऐसा लोन लेता है कि नहीं लेता है? नहीं समझे? जैसा कि एक कंस्ट्रक्शन है, एक कंस्ट्रक्शन आपने स्टार्ट किया, ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2018 में, इसको 2 साल लगा बनाने में या 2.5 साल लगा, ये 1 जून 2021 में कंप्लीट हुआ, 2021 है ना हमारा, तो ये मान लीजिए सर 1 जून या फिर 1 जून 2020 में कंप्लीट हुआ। टाइम लगता है बनाने पे भाई, बिल्डिंग बना रहे हैं तो सर 2 साल कितना हो गया, 2 साल 5 महीना, समझ गए? तो सर हमको बताइए ये 2 साल 5 महीना बनाने में टाइम लगा, दो साल 5 महीना ये घर बनाने में लगा मेरे को। मेरा हाउस कब तक रेडी हो गया? अब इसको हम भाड़े में दें या खुद रहें, जो भी रहें, ये कब से होगा? इसके बाद से होगा। और आप लोग बड़े थे हाउस प्रॉपर्टी में, देयर मस्ट बी बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कब रेडी हुआ? जून के बाद। तो मेरा एक्चुअल में हाउस कब बना? जून के बाद। तो जो भी इनकम वगैरह है वो हम कब दिखाएंगे? जून के बाद। तो इनकम जब जून के बाद दिखाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? जीएवी है ना सर, लेस क्या होगा? म्युनिसिपल टैक्स, फिर जो आएगा क्या लेस करेंगे? क्या है सर? ये मेरा नेट एनुअल वैल्यू, फिर इससे लेस क्या करेंगे? डिडक्शन, फिर इससे लेस क्या करेंगे? 30% लेस हो जाएगा, और फिर लेस क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। चीज समझ में आ रहा है? ये लेस करके मेरा हाउस प्रॉपर्टी आएगा, यही तो चीज है। अब हमको बताइए ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये कब लेस होगा? जब हाउस मेरा एग्जिस्ट हो गया उसके बाद। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो हाउस बना रहे हैं ना, इस वक्त हम लोन लिए, क्या लिए? इस वक्त लोन लिए हैं, मान लीजिए हम 20 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है, हम 20 लाख रुपए का सर लोन लिए, तो 20 लाख रुपए का लोन मान लीजिए हम 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए, तो हर साल मेरा इंटरेस्ट कितना जा रहा है? 2,40,000। तो ये जो 12% हम जो लोन लिए हैं इसका इंटरेस्ट तो मैंने पेमेंट किया होगा कि नहीं किया होगा? कब से पेमेंट किए हैं? ये जून के बाद से। कब से पेमेंट किए? जून के बाद से, या इस डेट में भी मैंने पेमेंट किया? और अगर मैंने यहां पे कुछ पैसा पेमेंट नहीं किया तो इसके बाद भी मेरे को इंटरेस्ट देना है, तो इसका बाद का जो इंटरेस्ट है वो तो यहां पे लेस हो जा रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस इंटरेस्ट? हाउस बनने से पहले का इंटरेस्ट, उसका क्या? उसी को बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। क्या वर्ड बोलते हैं? वर्ड समझिए, कंस्ट्रक्शन से पहले का इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। और ये जो मेरा इंटरेस्ट है इसके बाद से जो आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, ये मेरा कौन सा है? ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है ना। अब यहाँ पेमेंट बेसिस में नहीं है, पूरा 1 साल का इंटरेस्ट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो आपका सिलेबस में ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट वाला है। मतलब अगर ये 20 लाख रुपए अभी भी बाकी है तो 20 लाख का 12% कितना होता है? 2,40,000। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन में लेस कितना करोगे आप बताओ? कितना लेस करोगे? 2,40,000 कितना लेस करेंगे? 2,40,000 रुपए उसका इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। लेकिन ये कब का है? ये तो पोस्ट है, हाउस बन जाने का बाद का इंटरेस्ट है। लेकिन इसका जो पहले का इंटरेस्ट था आप जो चेक करो कितना महीना, 2 साल का जो मेरा इंटरेस्ट है इससे पहले का, क्या वो लेस हो पाएगा? वो लेस नहीं हो पाएगा।
इसी को बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं सर? क्लियर है? और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालने से पहले आपको प्री कंस्ट्रक्शन एक पीरियड निकालना होगा। क्या निकालना होगा? पीरियड निकालना होगा। कितना महीना का इंटरेस्ट है और कितना महीना का इंटरेस्ट कैसे समझेंगे? ये मेरा स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से। अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से। कब से स्टार्ट हुआ? आप लोन ले लिया 1 जनवरी को, लेकिन बनाना चालू किया 1 अप्रैल से। इंटरेस्ट तो आप 3 महीना का दीजिएगा, उसका बात नहीं है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट अलाउड होगा कब से? जैन से होगा या अप्रैल से होगा? अप्रैल से होगा। दूसरा लॉजिक, अगर आप कंस्ट्रक्शन चालू कर लिए जनवरी में, लोन लिए अप्रैल में, लोन कब लिए? हो सकता है ना भाई साहब, पहले बनाना चालू कर लिया, पैसा घटा तब लोन लिए, ऐसा कंडीशन होगा। चीज मैं समझाई जो मैं समझ रहा हूं। क्या बोल रहे हैं सर? कि एक तो पहले हो गया कि कंस्ट्रक्शन आपने बाद में स्टार्ट किया, लोन पहले लिया, कंस्ट्रक्शन बाद में स्टार्ट हुआ, तो इंटरेस्ट जो अलाउ होगा हाउस प्रॉपर्टी में वो पहले से नहीं होगा। जब से इंटरेस्ट जब से आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया उसके बाद से लेस होगा। लेकिन अगर सेम चीज उल्टा रहा, उल्टा का मतलब पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, लोन बाद में लिया, तो बताइए इंटरेस्ट कब से पेमेंट करेंगे? पहले से, जब से लोन लिए। जब इंटरेस्ट आपने पहले महीने का 3 महीने का पेमेंट किया, क्या नहीं किया, तो अलाउड होगा। तो स्टार्टिंग डेट क्या होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ लोन और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज, दोनों में से जो भी बाद में होगा वो स्टार्टिंग डेट है। एंडिंग डेट यहां समझिएगा, एंडिंग डेट यहां कब तक हो रहा है? हाउस मेरा कंप्लीट 1 जून, बट इस डेट में नहीं लेंगे। इससे पिछला फाइनेंशियल ईयर एंड बताइए कब हुआ होगा? इसका पिछला मतलब पहले का फाइनेंशियल ईयर एंड बताइए क्या होगा? अप्रैल टू मार्च है हमारा, तो मार्च 20 में मेरा क्या हुआ होगा सर? ईयर एंड हुआ होगा। कब एंड होगा? मार्च 20 में। तो भैया इंटरेस्ट जो बोलता है वो बोलता है मार्च 20 तक काउंट होगा। कितना तक काउंट होगा? मार्च 20 तक काउंट होगा। ठीक है, मतलब अगर जून में अगर एंड होगा तो उससे पिछला महीना लेंगे, मतलब पिछला ईयर का एंड लेंगे। अगर दिसंबर 2020 में हुआ तब भी क्या लेना होगा? 31 मार्च 2020। अगर 1 फरवरी 2021 हुआ तो वहां तक काउंट नहीं करेंगे, उससे प्रीवियस ईयर एंडेड। प्रीवियस ईयर एंडेड क्या बताइए? 31 मार्च 2020, वहां तक अकाउंट। तो आप अगर टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर? 1 जनवरी 18 से जोड़ो, 3 महीना वहां हो गया, 18 19 पूरा 1 साल हो गया, 19 20 पूरा 1 साल हो गया, तो टोटल कितना साल हो रहा है? 2 साल 3 महीना, 2 साल 3 महीना। और 2 साल 3 महीना को अगर जोड़ेंगे तो प्री कंडक्शन पीरियड स्टार्ट कब से होगा? 1 जनवरी 2018 से लेके 31 मार्च 2020 तक। इतना पीरियड का इंटरेस्ट अलाउड होगा। और कितना पीरियड का इंटरेस्ट निकल जा रहा है बताइए? विच इज 24 + 3 कितना मंथ? 27 मंथ। तो आपको पता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आ जाएगा सर, टोटल कितना था? 20 लाख का, इंटू कितना परसेंट? 12% पूरा 1 साल का था। अपने को महीना में निकालना है तो क्या करना होगा? इंटू 27/12। ये समझ में आया कैसे हुआ? समझ में किसको नहीं आया? सर 20 लाख का 12% साल का है, अपने को 27 महीना का निकालना है, तो डिवाइडेड बाई 12 इंटू क्या हो जाएगा? 27। ये करके देखो कितना आ रहा है, करिए सर कितना आ रहा है? 20,000, 20 लाख इंटू 12% इंटू 27 डिवाइडेड बाई 12, 5,40,000 रुपए। कितना रुपया? यही प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, लेकिन इसको भी अलाउड नहीं करेंगे। अब ये जो अलाउड होगा, ये अलाउड होगा इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। कितना साल में? 5 साल में अलाउ होगा सर, 5 साल में अलाउ। तो इसका मतलब इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना अलाउड होगा बताइए? इंटरेस्ट अलाउड कितना होगा प्री का? बताइए प्री में कितना काउंट करेंगे? 5,40,000 का इंटू क्या हो जाएगा सर? 1/5 इक्वल टू कितना? 1,08,000।
ये तो प्री है, पिछला साल का, मतलब पिछला जो 5 साल में मेरे को इंटरेस्ट 5,40,000 का क्या उसका बेनिफिट मिलेगा? नहीं था। चीज समझिए क्या समझा रहा हूं, 5,40,000 का इंटरेस्ट मेरा लेस होगा, लेकिन लेस किससे होगा? इनकम तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, हाउस तो अभी तक बना नहीं है, तो वो मेरे को बेनिफिट नहीं मिला था। तो वो बेनिफिट मिलेगा कब मिलेगा? 2020 के बाद से। ये 20 के बाद से वो इंटरेस्ट फिर ग्रेजुअली क्या करेंगे आप? लेस करना चालू करेंगे। जो ऑलरेडी लेस नहीं किए थे अब उसको लेस करेंगे, आज क्या बोलकर? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बोलकर। और लेस कैसे करेंगे? पूरा 5,40,000 एक बार में लेस नहीं होगा, 5 साल में लेस होगा। कितने साल में लेस होगा? मतलब 1/5 हर साल क्या होगा? लेस हो जाएगा, इंक्लूडिंग करंट ईयर का। करंट ईयर का इंटरेस्ट के साथ साथ प्रीवियस जो प्री था उसको भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये मेरा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना निकल गया सर? 1,08,000। और पोस्ट कितना था? पोस्ट तो सेम 20 लाख के ऊपर में इंटू 12% इंटू 1 साल का कितना हो जाएगा जी? ये बोलो, ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है 1,08,000 और ये कितना होगा? 2,40,000। देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट कितना लेस हो जाएगा बताइए? 3,48,000 रुपया इंटरेस्ट लेस हो जाएगा आपका हाउस प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब आप लोगों का सिलेबस में ये पोस्ट वाला है, क्या है सर? प्री वाला जो भी मैंने आपको बताया ये आता, लेकिन ये भी सिलेबस। ठीक है, आपको रीड करना है, नॉलेज इसका लेना है, एग्जाम में प्रैक्टिकल सम नहीं आएगा तो कैसे करेंगे? एकदम नॉर्मल सा सम देगा। कैसे देगा सर? आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना है पहले, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग लोन और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन विच एवर इज लेटर। कब तक का एंड होगा? एंड होगा फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। जिस साल कंप्लीटेड होगा उसका पिछला ईयर एंडेड, उसका पिछला ईयर एंडेड। समझ में आता है? आप हमको बताना, अगर 1 जून 2021 में एंड हुआ तो उसका पिछला ईयर एंडेड क्या होगा? 31 मार्च 2021। अगर 31 दिसंबर 2020 हुआ तो उसका पिछला ईयर एंडेड क्या है? 31 मार्च 2020। इतना पीरियड मेरे को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना है। अब इतना महीना का आपको क्या करना है सर? इंटरेस्ट निकाल लेना है 27 मंथ, और टोटल इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा इस तरह से निकालेंगे। अगर मंथ में कर रहे हैं तो आपका 27/12, ये हमारा मंथ टोटल 5,40,000 हो गया, बट क्या एक बार में मिलेगा? 5 साल में, तो 1/5 अलाउ होगा। ये मेरा निकल गया प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट करंट ईयर का जितना बाकी था उसको ऐड कर देंगे, ये मेरा टोटल क्या आ जाएगा सर? टोटल मेरा इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा 24B में। क्लियर हुआ? फैन बंद करिए, इसे ऑन करिए, और वो वाला सेकंड वाला भी ऑन कर दो। सेकंड वाला नीचे का, नीचे का क्या हुआ वो? सर हो गया। दिस इज व्हाट इंटरेस्ट इट इज। तो आपका सिलेबस में सिर्फ क्या है? सिर्फ पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालना। भैया एक साल का मेरा कितना इंटरेस्ट बाकी है वो निकालेंगे। क्लियर हो गया सर? एक बार पढ़िए, देखिए। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है ना, इसका सिर्फ ये वाला एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा बस। नहीं समझे? ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा। लोन कब लिया? 1 जुलाई 2016 से लेके 1 अक्टूबर 2021। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा? 1 जुलाई 16 से लेके 31 मार्च 2021 मिला। जब बन रहा है उसका पिछला ईयर एंडेड, और जितना भी अलाउड होगा, कितना अलाउड होगा यहाँ पर देखिए, मार्क करिए, शैल बी अलाउड एट डिडक्शन एज 1/5 ओवर 5 सक्सेसिव ईयर। कितना साल में अलाउ करेंगे? 5 साल में अलाउ करेंगे। क्लियर हो गया? इलस्ट्रेशन का देख लीजिएगा, ये वाला सॉल्यूशन है। लोन कितना में लिया सर? लोन लिया 5 लाख। कब लिया? 1 अप्रैल 2009 को। कितना परसेंट में? 10%। क्लियर हो गया? अब यहाँ कंप्लीटेड हाउस कब हो रहा है? 17 जून 2014 को हो रहा है। कब हो रहा है सर?
2014 को हो रहा, तो अपने लोग को प्री कंस्ट्रक्शन कहां तक लेना है बताइए? 1 अप्रैल 2009 से लेके कहां तक होगा? 31 मार्च 2014 कहां तक होगा? ये देखिए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज 31 मार्च 2014। क्लियर हो गया? कितना महीना हो गया जोड़ लेंगे आप, जोड़ो। अप्रैल 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, कितना साल हो गया सर? 4 साल हो गया। कितना साल हो गया? सॉरी 5 साल हो गया। शैल बी अलाउड फॉर द ईयर, कितना ईयर है सर? 5 ईयर्स, 5 साल का इंटरेस्ट। 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14 और आपका वहां क्या है? 13, 14, 4 साल ही तो हुआ। तो यहाँ पर इंटरेस्ट देखिए वो निकाला होगा। टोटल इंटरेस्ट देखिए कितना आ रहा है। ये तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हर साल दिया, और प्लस प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कब तक का होगा? देखिए 50,000, 50,000, 50,000, टोटल इंटरेस्ट 2.5 लाख हुआ। 5 लाख के ऊपर में 5%, 5 लाख के ऊपर में अगर आप जोड़ोगे यहां पर इस तरह से, 5 लाख के ऊपर में इंटू 10% इंटू 5 ईयर्स, कितना हो जाएगा? 2,50,000 रुपये। कितना रुपया? अब 2,50,000 को कितने साल में लागू करेंगे? 5 ईयर्स में। कितना हो जाएगा? 50,000। 50,000, 50,000 मेरा हर साल क्या हो जाएगा सर? ऐड हो जाएगा। क्लियर है? ये इंटरेस्ट का पॉइंट हुआ। यहां तो कोई प्रॉब्लम है? तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकाल लेंगे अपने लोग। नाउ अब जो अपने लोग टॉपिक कर रहे हैं वो हो गया वैकेंसी पीरियड वाला। कौन सा पीरियड वाला? तो अपने लोग जेवी का कंपटीशन सीखा था सर। जेवी का कंपटीशन डिपेंड कितने चीजों में रहता है? 4 चीजों में। रिमेंबर, प्रॉपर्टी किस तरह से यूज करते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था। एक क्या था? लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, इसका अपने लोग सीख लिए। जेवी लेस म्युनिसिपल टैक्स, एनएबी लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, और लेस में क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन, बोरोड कैपिटल लेस कर दिए। साल भर अगर लेट आउट में रहा तो जितना इंटरेस्ट आएगा पूरा का पूरा लेस कर देंगे। पोस्ट के साथ साथ प्री कंस्ट्रक्शन भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब सेकेंड वाला पॉइंट क्या है सर? पार्टली लेट आउट, पार्टली वैकेंट। नाउ व्हाट इज मीन बाय वैकेंट? वैकेंट का मतलब क्या हो गया? वैकेंसी पीरियड। कौन सा पीरियड? वैकेंसी पीरियड मतलब खाली रहा। ठीक है, तो इस चीज को हम आपको समझाते हैं, समझना। यहां पे सर 2 पॉइंट है। एक तो मेरे को भाड़ा नहीं मिला। क्या मिला सर? रेंट नॉट रिसीव, रेंट नॉट रिसीव। आप भाड़े पे दिए लेकिन आपको भाड़े पे मिला नहीं। एक तो 2 काम हो गया। एक तो भाई साहब भाड़े पे दिए हुए हैं लेकिन भाड़ा मिला नहीं, उसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। क्या बोलते हैं? अनरियलाइज रेंट। इसका भी वर्ड याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? अनरियलाइज। अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या हुआ? बेटा भाड़े पे था लेकिन हमको भाड़ा दिया नहीं, भाग गया। क्या बोला? नहीं नहीं। बहुत सारा है ना भाई ऐसे ऐसे लोग, है ना? तो उसको अनरियलाइज रेंट बोलते हैं। अनरियलाइज रेंट का थ्योरेटिकल पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे ये भी पूछेगा कि अनरियलाइज रेंट कैसे जस्टिफाई करें कि अनरियलाइज रेंट। एसएससी तो अपना टैक्स बचाने के लिए क्या करेगा सर? अनरियलाइज रेंट बोल रहे भैया रेंट मिला ही नहीं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। रेंट अगर नहीं मिला तो उसके लिए रिकवर करने के लिए आपने क्या किया? आप सबसे पहले क्या करोगे? उसको नोटिस दोगे, सबसे पहले मेल करोगे, कुछ चैट में बात करोगे। अगर तब भी पैसा नहीं देगा तब आप एक लीगल नोटिस भिजवाएंगे लॉयर से। तब भी अगर पैसा नहीं दिया, नहीं माना, तो फिर कोर्ट कचहरी वगैरह में जाएंगे, केस करेंगे, नहीं करेंगे, लीगल प्रोसेस में जाएंगे। तब जाके ये प्रूव होगा कि आपका पैसा बाकी। समझ में? ऐसा नहीं आप खाली मुंह से बोल दे हमको पैसा नहीं मिला लेस कर दीजिए, वैसे नहीं हो। आपको प्रूफ दिखाना होगा कि अगर आपको पैसा नहीं मिला तो उसे रिकवरी करने के लिए आप क्या किए। और ये याद रखिएगा, एक टाइम बाद डेट बोलकर एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी से भी आप अगर पैसा लिए या किसी को भी अगर आपने पैसा दिया, ठीक है, अगर वो 3 साल तक का आपने उससे कोई लीगली फाइट नहीं किया या लीगली उसे रिकवर नहीं किया, वो पैसा बैड डेट कंप्लीट। फिर आप लीगली उसे कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं समझे? किसी का पैसा तो लेके रख लिया 10,000 रुपया लोन बोल के, ठीक है, अब तो उसको पैसा नहीं दे रहे, तो अगला बंदा अगर 3 साल तक का आपके ऊपर में कुछ क्लेम नहीं किया है, ऐसे ही छोड़ दिया है, तो वो 3 साल के बाद में लीगली फाइट नहीं कर पाएगा। अगर आपने 3 साल के अंदर में कोई लीगल डॉक्यूमेंट भिजा दिया, लॉयर वगैरह का कुछ भी पेपर भिजा दिया, इसका मतलब भैया ठीक है, वो टाइम बाद डेट वहां अप्लाई नहीं हो।
ये बहुत बड़ा पॉइंट है और यही सब पॉइंट का फायदा उठाते हैं। देखिए सर, अनरियलाइज रेंट हो गया। एक क्या है सर, जगह मेरा क्या है, खाली है, अभी तक जगह मेरा यूज हुआ नहीं, राइट, तो रेंट मिलेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं वेकेंट। और जितना पीरियड है उस पीरियड को बोलते हैं सर वैकेंसी पीरियड। क्या बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों ही लेस हो जाएगा, ये दोनों ही किससे लेस होगा, ये दोनों लेस हो जाएगा लेस फ्रॉम एक्चुअल रेंट। कौन सा रेंट भैया, रेंट मिला ही नहीं तो रेंट से लेस नहीं होगा जी। एक्सपेक्टेड रेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये किस में चेंजेस होगा, एक्चुअल रेंट में। वैकेंसी भी क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट से लेस कर देंगे। चीज समझ में आ रहा है, इससे लेस करना अपने को। अब यहां पर एक पॉइंट समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे एक्चुअल रेंट मान लीजिए मेरा 10 रुपया पर मंथ था। कितना था, 10 रुपया पर मंथ था। ऐसे रफ एग्जाम्पल देंगे, 10,000 पकड़ ले सर, 10 रुपया पर मंथ था, तो एक साल का रेंट मेरा कितना होना चाहिए, 120 रुपया। तो एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ कितना मंथ। अब ये एक्चुअल रेंट रिसीव नहीं है, ये एक्चुअल रेंट रिसीव नहीं है, क्या है, 12 महीना का रेंट है। कितना महीना का रेंट है, तो 10 रुपए के हिसाब से 12 महीना का रेंट कितना होना चाहिए था बाबू। बेटा 10 रुपए में तेरे को फीलिंग नहीं आ रहा ना, मान ले 10,000। अब ठीक है, तो अब 1 लाख रुपए का देखा, बाप रे कहाँ रहिएगा महल में। तो 10,000 इंटू 12 कितना हो गया सर, 1,20,000 रुपया। तो ये 1,20,000 रुपये एक्चुअल रेंट कितना महीना का है, 12 महीना का है। अब बोला कि भैया 2 महीना खाली था, 2 महीना का रेंट मिला, 2 महीना का रेंट मिला नहीं मिला। और बोला कि 10 महीना जो बंदा रहा है उसमें से 1 महीना का रेंट अभी तक हमको मिला, तो टोटल कितना महीना का बाकी है, 3 महीना का बाकी। टोटल कितना महीना नहीं मिला, 3 महीना नहीं मिला। 2 महीना खाली था इसलिए नहीं मिला, तो भैया मांग नहीं सकते। और 1 महीना रह के नहीं दे रहा है, जिसको क्या बोलेंगे, अनरियलाइज। क्लियर है। तो यहां पे सबसे पहले लेस करेंगे अनरियलाइज रेंट। क्या लेस करेंगे, अनरियलाइज रेंट अपने लोग लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं सर, क्या लेस करते हैं, अनरियलाइज रेंट। और अनरियलाइज रेंट कितना महीना का, 1 महीना का बोले तो भाई कितना हो गया, कितना हो गया, 1,10,000, 1,10,000। और इससे क्या लेस हो जाएगा, और इससे क्या लेस हो जाएगा बोलिए, वैकेंसी पीरियड। क्या लेस होगा, क्लियर है। और वैकेंसी पीरियड 2 महीना का था, तो 10,000 इंटू 2 कितना हो गया सर। तो मेरा एक्चुअल रेंट मेरे को कितना मिला, समझ में आ रहा है। दिस इज माई एक्चुअल रेंट रिसीव, दिस इज माई एक्चुअल रेंट रिसीव। तो इस साल हमको पैसा कितना मिला, 90,000 मिला सर। कितना मिला, तो मेरे को टैक्स कितना देना चाहिए, 90,000 में टैक्स कितना देना चाहिए। अब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्सपेक्टेड रेंट के साथ। किसके साथ, किसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट के साथ। अब अगर क्वेश्चन में वैकेंसी नहीं रहता तब किसको कंपेयर करते, इसको कंपेयर कर सकते किसके साथ, एक्सपेक्टेड रेंट के साथ। चीज समझ में आ रहा है। 1,20,000 को कंपेयर नहीं करेंगे, 1,10,000 को करेंगे, प्रोवाइडेड ये 10,000 का ओनर्स, ये 10,000 का प्रूफ कौन देगा, प्रूफ एसएससी देगा। कौन देगा, एसएससी प्रूफ देगा कि भैया 10,000 देखो मैं हम रिकवर किया है, देखो लॉयर का पैसा उसा है, देखो लॉयर का बिल थमा हुआ है, देखो कोर्ट का कागज है, भैया नहीं दिया आपने, तब मान लेंगे। खाली मुंह से बोलेगा तो लेस होगा क्या। तो ये मेरा 1,10,000 अपने लोग एक्सपेक्टेड से कंपेयर करेंगे, और जो ज्यादा रहेगा क्या मान लेते हैं, जीएबी। क्या मान लेते हैं, जीएबी। यही अपना कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे हमें बताइए, अब अगर वैकेंसी पीरियड रहा 20,000 का, तो अब एक्चुअल रेंट कितना मिला अपने को, 90,000 मिला। अब एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर कितना पे होगा, 90,000। क्लियर है। और दो चीज होगा, या तो एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा होगा या तो कम होगा। एक्सपेक्टेड रेंट या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। अब यहां सीन समझिएगा सर, मान लीजिए एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो है 80,000 रुपया। कितना रुपया,
एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 80,000 रुपया। तो हमें बताइए एक्सपेक्टेड रेंट अगर 80,000 रुपया है तो जेबी क्या हो गया, जेबी क्या हो गया 90,000, विच एवर इज हायर। तो सीन्स अगर आप यहां पर चेक करोगे तो मेरा एक्चुअल रेंट क्या है, ज्यादा है, किससे ज्यादा है, एक्सपेक्टेड रेंट से। तो जेबी क्या हो जाएगी, जेबी इक्वल टू एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट विच इज व्हाट 90,000। तो 90,000 मेरा जेबी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है, लफड़ा आने वाला है। जो किया वैकेंसी वाला तो समझ में आता होगा। अब अगर एक्सपेक्टेड रेंट मेरा ज्यादा है, एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट अगर ज्यादा है, मान लीजिए एक्सपेक्टेड रेंट जो है, एक्सपेक्टेड रेंट 1,00,000 रुपया, कितना रुपया, एक्सपेक्टेड रेंट क्या है सर 1,00,000। तो हमें बताइए कौन ज्यादा हो गया, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो गया, मतलब सिंस एक्चुअल रेंट इज लेस देन व्हाट एक्सपेक्टेड रेंट, तो जेवी क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा, है ना। अगर हम इसको ऐसे करके लिखे, लेस देन का हिसाब से अगर ग्रेटर देन लिखे कि सिंस एक्सपेक्टेड रेंट इज ग्रेटर देन व्हाट एक्चुअल रेंट, तो हमारा जेवी क्या था, विच एवर इज हायर। और हायर के हिसाब से क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब 90,000 और 1,00,000, तो ज्यादा कौन हुआ 1,00,000, तो जेबी क्या हो जाएगा 1,00,000। नहीं नहीं, यहां ऐसा नहीं है, यही डिफरेंस। इसलिए मैंने लेट आउट थ्रू आउट द ईयर और पार्टली लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड को अलग करवाया। पहले आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि ऐसे करेंगे, अब अगर वैकेंसी पीरियड रहेगा तो यहाँ ये चेंजेस होगा, याद रखें। आपको यहां चेक करना है कि अगर मेरा एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज्यादा है, इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से क्या हो गया सर, कम हो गया। अब यहां चेक करना है कि भैया बिकॉज ऑफ वैकेंसी है या नहीं है, क्या बताइए, क्या चेक करना है, बिकॉज ऑफ वैकेंसी है या नहीं है। अगर वैकेंसी की वजह से है, किसके वजह से, अगर वैकेंसी के वजह से है, यस, अगर वैकेंसी के वजह से है, तो जेवी क्या हो जाएगा, जेवी इक्वल टू एक्चुअल रेंट ही रहेगा। क्या रहेगा, एक्चुअल रेंट ही रहेगा। तो आप चेक करिए, कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, देखिए अगर वैकेंसी 20,000 का था, राइट, तभी तो 90,000 हुआ। अगर वैकेंसी नहीं रहता, अगर वैकेंसी नहीं रहता तो मेरा जेबी कितना होता, तो जेबी 1,10,000 और मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना था 1,00,000 था, तो कौन ज्यादा होता, 1,10,000 ज्यादा होता, मतलब एक्चुअल रेंट ज्यादा होता। लेकिन अभी एक्चुअल रेंट कम है, एक्चुअल रेंट कम हो गया, 90,000 हो गया एक्चुअल रेंट, किसके वजह से हुआ, देख के लग रहा है आपको कि वैकेंसी की वजह से हुआ कि नहीं हुआ। अगर 1,10,000 से 20,000 रुपए लेस कर दी तभी तो 90,000 हुआ, तभी तो 1,00,000 से कम हो गया। अगर 20,000 हटा देते हैं तो मेरा टोटल कितना रहता है 1,10,000, 1,10,000 1,00,000, इसका मतलब कितना हो गया 1,10,000, है ना। तो मेरा जेबी क्या होता है 1,10,000 होता। इसका मतलब ये जो भाई साहब, ये जो बंदा है, क्या ये अपना वैल्यू को कम दिखा रहा है गवर्नमेंट से या ज्यादा दिखा रहा है, ज्यादा ही दिखा रहा है, कम दिखा रहा है क्या, कम तो नहीं दिखा रहा है। चीज समझ में आ रहा है, ये पनिशमेंट एक्सपेक्टेड रेंट किसके लिए था, रिमेंबर, जो अपना वैल्यू को कम दिखाता था, इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलता था एक्सपेक्टेड रेंट को जेबी बना। लेकिन ये जो बंदा है तो जेन्युइन केस है भैया, 1,10,000 साहब 2 महीना खाली था, 2 महीना खाली था सर, टोटल 1,20,000 मिलना था, 1 महीना का रेंट मिला नहीं, देखिए प्रूफ अनरियलाइज रेंट का, तो बोला ठीक है 1,10,000 मान लेते हैं। लेकिन सर 2 महीना खाली था, कैसे पता चला, अब देख लीजिए मेरा वोचर, बिल दिखा देंगे उसको, हर महीने का बिल मिलता है ना भाई लैंडलॉर्ड से, रिमेंबर। जो महीने का बिल अगर नहीं मिलेगा तो खाली रहेगा ना, बिल में नंबरिंग रहता है, रिमेंबर। तो नंबरिंग दिखा देंगे, देखिए सर बिल, आप देख लीजिए 2 महीने का बिल कटा ही नहीं है, मतलब 2 महीने का बिल का पैसा। अब बोलिएगा नहीं तुम तो बेटा कैश में ले लिया होगा, बोले सर अगला जो रेंट में दे रहा हूं उसको तो चाहिए ना रिसीप्ट, वो तो लिया नहीं है। तो रेंट रिसिप्ट नहीं लिया मतलब क्या है सर, रेंट दिया ही नहीं तभी तो रिसिप्ट नहीं लिया वो महीने का।
लॉजिक है। तो क्या एक्चुअल में उस महीना, जो महीने पे अपने लोग को रेंट मिला नहीं, क्या उसका टैक्स देंगे? नहीं देंगे। क्यों देंगे? जब टैक्स देंगे नहीं तो भाई साहब मेरा टोटल 90,000 आ रहा था, वो बोल रहे 1,00,000 रुपया, बोले भाई 90,000 है और जेन्युइन केसेस है। तो अगर वैकेंसी की वजह से अगर उसका एक्चुअल रेंट कम आ गया है तो अपने लोग जेबी क्या लेंगे? एक्चुअल रेंट ही लेंगे। क्या लेंगे सर? क्लियर हो गया? तो आप यहां पर अगर आप चेक करोगे तो बिकॉज ऑफ वैकेंसी है या नहीं है? है ना सर? समझ में आया कैसे? आप चेक करो यहाँ पे 1,10,000, 20,000 हटा दो, 1,10,000 होता, एक्सपेक्टेड 1,00,000 होता, तो हमारा जीवी एक्चुअल रेंट होता। लेकिन एक्चुअल रेंट अभी कम हो गया, किसके वजह से कम हुआ? वैकेंसी के वजह से। तो जीवी क्या हो जाएगा? एक्चुअल रेंट विच इज 90,000। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? अब अगर एक्सपेक्टेड रेंट अगर मान लीजिए एक्सपेक्टेड रेंट अगर वैकेंसी की वजह से नहीं रहा, वैकेंसी की वजह से मान लीजिए एक्सपेक्टेड रेंट यहां पर दे दिया आपको 1,20,000 रुपए। कितना रुपया? कितना रुपया? आप देखो ऊपर में उसका एक साल का पूरा रेंट भी कितना था? 1,20,000 और एक्सपेक्टेड भी कितना था? 1,20,000। लेकिन अनरियलाइज रेंट कितना हो गया? 1,10,000। अब आप कंपेयर किसे करेंगे? पहले 90,000 से 1,20,000 को कंपेयर करेंगे तो ज्यादा कौन हुआ? एक्सपेक्टेड। इसका मतलब एक्चुअल रेंट इज लेस देन व्हाट? एक्सपेक्टेड रेंट। सही बात है कि नहीं है? लेकिन क्या वैकेंसी की वजह से है? सर वैकेंसी भी और प्लस अनरियलाइज रेंट भी। कैसे? अगर आप अनरियलाइज वैकेंसी भी हटा दोगे तब भी कितना है? 1,10,000। कितना रुपए? 1,10,000। और हमारा एक्सपेक्टेड कितना? 1,20,000। इसका मतलब सिर्फ वैकेंसी रीजन नहीं है, अनरियलाइज रेंट भी रीजन। तो इसको क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ वैकेंसी या नॉट बिकॉज ऑफ वैकेंसी? नॉट बिकॉज ऑफ वैकेंसी। तो अब अगर क्वेश्चन में यहां पर बोल दिया कि नॉट बिकॉज ऑफ वैकेंसी है, नॉट बिकॉज ऑफ वैकेंसी है, तो यहां जेवी इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट ही हो जाएगा। तो यहां जेवी इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 1,20,000। यही फंडा है वैकेंसी, यही फंडा है सर वैकेंसी। ये आपको समझ, ठीक है? तो बड़ा वाला सम में ये चीज आता है। तो बड़ा वाला सम में अगर आप शॉर्ट में याद रखना है तो शॉर्ट में याद रखने के लिए यही याद रखेगा, व्हेन वैकेंसी पीरियड, व्हेन वैकेंसी पीरियड। इसको उतार सकते तो वहीं पर कहीं मैट उट में उतार लीजिए। जब वैकेंसी पीरियड रहेगा तो क्या याद रखेंगे? बताइए। दो चीज यहां पर देखना है कि अगर एक्चुअल रेंट अगर एक्सपेक्टेड से ज्यादा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब कोई दिक्कत है क्या? नहीं, तब तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब होगा? जब एक्सपेक्टेड ज्यादा है एक्चुअल से, तब ना गवर्नमेंट को दिक्कत है। तो सर याद रखिएगा कि अगर एक्चुअल रेंट ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट है, ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट है, तो जेबी क्या हो जाएगा? एक्चुअल रेंट। जेबी क्या हो जाएगा? सरकार बोले 1,00,000, आप बोले 1,20,000, तो किसका बात मानेगा सरकार? अपना नहीं। आप बोलिए 1,20,000 मान लिए, क्यों मान रहे हैं? इनकम ज्यादा तो टैक्स ज्यादा होगा। क्लियर है? प्रॉब्लम कब होगा? जब एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट। जब एक्चुअल रेंट इज लेस देन व्हाट? एक्सपेक्टेड। ठीक है? अब जब कम होगा ना तो आपको चेक करना है। क्या चेक करना है बताइए? क्या चेक करना है? बिकॉज ऑफ वैकेंसी है नहीं है। क्या चेक करना है? बिकॉज ऑफ वैकेंसी है या नहीं है? वैकेंसी के वजह से है या नहीं? किसकी वजह से? अगर वैकेंसी की वजह से है, क्या चेक करना है? बिकॉज ऑफ वैकेंसी है या नहीं है? अगर वैकेंसी की वजह से है, यस। अगर वैकेंसी की वजह से है तो हमारा जेवी क्या हो जाएगा? जेवी इक्वल टू एक्चुअल रेंट। कम ही मान लेंगे। किसको मान लेंगे? कम ही मान लेंगे। और अगर बिकॉज ऑफ वैकेंसी नहीं रहा, बिकॉज ऑफ वैकेंसी नहीं रहा, नो, समझ रहे हैं? नो, तब क्या मानेंगे? जेवी इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब जो गवर्नमेंट बोला है उसको मान लेंगे जेवी।
क्लियर है? सिर्फ ये चेंजेस किस में होगा? पार्टली लेट आउट, पार्टली वेकेंट। तो जेवी निकालने तक ही चेंज है, उसके बाद क्या है? पूरा का पूरा क्या है? पूरा सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ जेवी वाला पार्ट में आपको चेंज करना, बाकी लेस म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट लोन उसमें एज इट इज सेम रखेंगे, उसमें अपने को कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? अब इसका एक्सरसाइज है सर, आइए ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे, पेज नंबर 11 ओपन करिए। चलिए सर, पार्टली लेट आउट, पार्टली वेकेंट, वही अपना पुराना वाला जेवी निकालना है सर। इससे समझ में आता ना आप लोग को इजी की तरह? वैसे फिर से करना पड़िए। 60 प्लस 65, एक्सपेक्टेड एंड बताइए पहले कितना होगा? 65 फिर कितना है? 63, तो यहाँ एक्सपेक्टेड एंड कितना हो जाएगा? 63। कॉस्ट टैक्स में लोग थोड़ा कम हो गया ना, 4 लग। देखिए सर, एक्चुअल रेंट बताइए, एक्चुअल रेंट 12 महीना का कितना था? 72 रुपीज। कितना रुपीज? अनरियलाइज रेंट कितना रुपया? अच्छा, इसमें वैकेंसी नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अनरियलाइज रेंट दिखाओ कितना रुपया? 10 रुपये। तो 72 से 10 रुपये क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। लेस होने का मतलब कितना हो गया? 62। यहां तो वैकेंसी नहीं है, तो यहां कंपेयर किसको किससे करेंगे बताइए? इसको करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे किससे? 63 से। नहीं समझे? पहले 72 को कंपेयर करते थे, सिंस पूरा साल भर मिलता था भाड़ा। अभी जितना महीना का भाड़ा नहीं मिला उसको क्या बोलेंगे? अनरियलाइज रेंट। तो उसको लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट से, और जो भी ज्यादा रहेगा वही क्या हो जाएगा? जी। तो आप चेक करो 62, 63, तो जेवी इक्वल टू व्हाट? 63। क्लियर है? इस तरह से दूसरा तीसरा चौथा करो, खुद से सॉल्व करो। कितना हो जाएगा सर? ये कितना हो रहा है? 68। इसका कितना हो गया? 45। और थर्ड वाला कितना हुआ? इसका कितना होगा? 70, राइट? क्लियर हो गया? एक्चुअल रेंट पे बढ़ाइए, कितना होगा? 48, यहाँ पे 60, यहाँ पे 66। अब लेस कर देंगे उसे अनरियलाइज, क्या? 72 होगा, है ना सर? सेवेंटी टू होगा ना सर? 75, 70, 75, 75, 72, 72। बाकी ठीक है? तो अनरियलाइज रेंट माइनस करिए, 8, 5, 6, राइट? तो 8 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया।
अब 48 माइनस 8 कितना हो गया? 40। इसका कितना हो रहा है? 55। इसका कितना हो रहा है? 60। आप किसको कंपेयर करेंगे? फर्स्ट वाला को कंपेयर करेंगे एक्चुअल लेंथ से, तो 68 40 कितना हो जाएगा? 68। और ये कितना हो गया? ये हो गया 55। और ये कितना हो गया? ये हो गया 72। कोई प्रॉब्लम? इजी है। नेक्स्ट में ये अनरियलाइज रेंट था। अब सिर्फ वैकेंसी पीरियड रहेगा। क्या रहेगा? देखिए ये वाला वर्ड है, ये वाला पढ़ लीजिएगा। अनरियलाइज रेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा? सिर्फ मुंह से बोल देने से नहीं होगा सर, ये रूल नंबर 4 है। क्या है ये रूल 4 एप्लीकेबल किसके लिए है? अनरियलाइज रेंट के लिए। देखिए क्या लिखा हुआ, टेनेंसी बोनाफाइड मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए, डिफॉल्टिंग टेनेंट वेकेट कर दिए और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट दी प्रॉपर्टी। पैसा नहीं दिया तो भैया भगाने का पूरा हिसाब बैठाना आपको। टेनेंट अगर ऑक्यूपेशन कोई अदर प्रॉपर्टी पे नहीं होगा। एसएससी टेकन ऑल द रीजनेबल स्टेप टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट और सेटिस्फाई द असेसिंग ऑफिसर कि भैया लीगल प्रोसीडिंग हम लिए हैं। या यूजलेस है? क्या है? यूजलेस। अब बेटा गुंडा रहा था, कोई गुंडा था तो भैया कोई फायदा नहीं। तो एसएससी को ऑफिसर को सेटिस्फाई करना हो। अब मान लीजिए सर सिर्फ वैकेंसी पीरियड है। क्या है? तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है, क्या है बताइए? क्या लिखा है? ये वाला यही मेन पॉइंट है, पढ़िए। इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट बिकॉज ऑफ वैकेंसी, तो जेबी क्या हो जाएगा? एक्चुअल रेंट। एंड इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू सेवरल फैक्टर इंक्लूडिंग वैकेंसी, तो जेबी क्या होगी? पहले क्या था? जेबी विल बी एक्सपेक्टेड माइनस वैकेंसी। ये मेरा ओल्ड कॉन्सेप्ट था। क्या था? पहले ये ओल्ड था तो इसको हटा देंगे, और अभी नया वाला क्या है बताइए? जेबी इज इक्वल टू व्हाट? एक्सपेक्टेड रेंट। और कोई डिडक्शन वगैरह एक्सपेक्टेड रेंट का वैकेंसी का कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं मिलेगा सर। ये यहां से ये वाला लाइन क्लियर है? तो पॉइंट अपने को याद रखना है कि अगर एक्चुअल लेंथ हायर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लोअर रहा तो खाली सिर्फ क्या चेक करना, बिकॉज ऑफ वैकेंसी है या नहीं है। बिकॉज ऑफ वैकेंसी है तो एक्चुअल लेंथ, नॉट बिकॉज ऑफ वैकेंसी है तो एक्सपेक्टेड। खत्म। ये वाला सम काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझाएगा निकालते कैसे। 2 महीना का वैकेंसी है सर, तो 2 महीना का वैकेंसी के हिसाब से बताइए कैसे निकलेगा। एक्चुअल लेंथ देखिए ये मेरा 12 महीना का दिया हुआ, कितना महीना का? तो 1 महीना कितना हुआ? 6 रुपया। तो 2 महीना का कितना होगा? तो यहां बैठाइए 12 रुपया। यहां कितना हो जाएगा? ये वाला 8 रुपया। ये कितना हो जाएगा? 10। ये कितना होगा? 11। देख लीजिए कैसे होगा, कैसे हो बताइए। ये लास्ट वाला 66 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 इंटू 2 5.5 इंटू 2 कितना हो गया? 11 रुपये हो गया। तो ये मेरा वैकेंसी का वजह से इतना मेरे को रेंट नहीं मिला, इतना मेरे को रेंट नहीं मिला। आइए नीचे में देखिए कैसे करेंगे। देख रहे हैं ना सब? तो पहले बताइए क्या था? हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट इज इक्वल टू व्हाट? एक्सपेक्टेड। तो आप चेक करो, वही सेम है। 65 63 कितना हो जाएगा? 63। एक्चुअल रेंट कितना था? 72। कितना था? 72 से 12 क्या हो गया? लॉस हो गया। तो क्या कर देंगे? लेस। तो लेस करके ये मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव है। यहां पर एक बार रिसीव लिखे, क्या लिखे? यहां पर रिसीव लिखे, एक्चुअल रेंट रिसीव लिखे वहां पर। तो रेंट रिसीव कितना हो गया? 60। कोई प्रॉब्लम यहां तक? इजी है। अब हमें बताइए किससे किसको कंपेयर करेंगे? इसको कंपेयर किससे करेंगे? यही है ना। और ये अगर एक्चुअल रेंट अगर एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा हो जाता तो क्या बोलते हैं? जेबी इज एक्चुअल रेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं था तो तब, लेकिन अब देखिए अभी प्रॉब्लम है। 60 और 63 तो हमारा क्या हुआ? एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा हो रहा है, मतलब एक्चुअल रेंट कम है या ज्यादा है? कम है। अब झगड़ा
एसएससी मानेगा नहीं, है ना। अब झगड़ा होगा किसके साथ, झगड़ा होगा ऑफिसर के साथ। तो अपना फार्मूला क्या है कि अगर एक्चुअल लेंथ अगर कम है एक्सपेक्टेड लेंथ से, किसका वजह से, बिकॉज ऑफ वैकेंसी, तो जेवी क्या होगा, एक्चुअल लेंथ। आप चेक करो कैसे चेक करते हैं। देखो 72 था, वैकेंसी 12 था, मतलब खाली का वजह से पैसा नहीं मिला, तो तब जाके अपने को मिला कितना 60। 2 महीना खाली नहीं रहता तो टोटल कितना आता है एक्चुअल लेंथ 72, जेवी 63 था, मतलब एक्सपेक्टेड लेंथ 63 था, तुम्हारा जेवी कितना आता 72 आता। तो अभी कम आ गया, अभी कम आ गया, किसके वजह से कम आया, प्रूव्ड हो गया। तो जेवी इज इक्वल टू व्हाट, जेवी इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा 63 होगा 60, जेवी इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये वाला जो लाइन है यहां पे लिखेंगे, ये वाला जो लाइन है यहां पे लिखेंगे सिंस क्या लिखेंगे, एक्चुअल लेंथ इज लेस देन एक्सपेक्टेड लेंथ बिकॉज ऑफ वैकेंसी, बिकॉज ऑफ वैकेंसी। ये नोट में लिखना पड़ेगा आपको, नहीं समझे, इस तरह से वर्किंग करके नीचे में एक लाइन लिखना पड़ेगा, सिंस एक्चुअल लेंथ is less than the expected rent because of vacancy, therefore gross annual value is equal to actual rent। समझ गया, एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऐसा कुछ कर खत्म। तो हमारा जेवी कितना आ गया 60 आ, कोई प्रॉब्लम। बाकी तीनों चारों करो, ये वाला H2 H3 H4 वाला खुद से करो, इसको खुद से करो, देखो कॉपी में करिए ना सर, डायरेक्ट आंसर निकालिए, ये वाला जहाँ फिल किया हुआ ये वाला निकाल के कॉपी में करके, क्या प्रॉब्लम, बैठा क्यों, शीट नहीं मिला क्यों नहीं करेगा, करो सर, बताइए करें। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना कितना आया 68 70, कौन सा 45, और ये कितना हो रहा है 72, राइट। एक्चुअल लेंथ कितना कितना था 48 60, लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना कितना 8 10 11, ये कितना हो गया 40, ये 50 और ये। तो अपना फार्मूला क्या है, एक्चुअल लेंथ इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड लेंथ, जेबी इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ इज लेस देन एक्सपेक्टेड लेंथ, तब प्रॉब्लम। और क्या चेक करेंगे, बिकॉज ऑफ वैकेंसी देन जेबी इक्वल टू एक्चुअल लेंथ, नॉट बिकॉज ऑफ वैकेंसी जेबी इक्वल टू एक्सपेक्टेड लेंथ, खत्म। यही समझ, दिमाग करना से बाहर में आता है बड़ा समझने में इसको, समझ गया, तेरा सर का थोड़ा मेहनत है तो इसलिए समझ में आता है। पढ़िए सर कितना है, तो आप बताइए किससे किसको कंपेयर करेंगे, पहले 40 से 68 को, तो भैया ये कम है, एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड से कम है। अगर वैकेंसी नहीं रहता तब भी कितना रहता
48 तब भी कम है, तब भी कम है। इसका मतलब क्या किया, ये जाली कुछ कर रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये सिर्फ वैकेंसी की वजह से है, सिर्फ वैकेंसी की वजह से है, अदर रीजन भी हो सकता है। तो जेबी क्या मान लेंगे, जेबी क्या हो जाएगा बताइए, एक्सपेक्टेड रेंट 68 हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, सिंस एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी, देयरफॉर जेबी इज इक्वल टू व्हाट, एक्सपेक्टेड रेंट। अरे सर खुद देखिए ना, क्या था हमारा ऊपर में, पहला वाला का 63 था, एक्सपेक्टेड रेंट 63 था और नीचे में एक्चुअल रेंट कितना था, तो आप कम ले लिए। अब बीच में इतना देर से जो बार बार वैकेंसी वैकेंसी कर रहे हो, कहां गया? पहला वाला वैकेंसी की वजह से था कि नहीं था, तो जेबी क्या हो गया, एक्चुअल रेंट। दूसरा वाला वैकेंसी की वजह से है, कैसे कैसे पता? अगर वैकेंसी नहीं रहता तो कितना होता, जेबी पूरा 12 महीना का 48 ही होता, तो वैकेंसी की वजह से कैसे हुआ, अदर्स भी तो है। सर वैकेंसी हटा दो ना, वैकेंसी की वजह से तो उसको हटा दो, नहीं समझे? हमको लग रहा है कि तुम्हारा वजह से बेटा मेरा ऑफिस का काम नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, नहीं समझे, तो उसको हटा देंगे। उसको हटाने का बाद में भी काम नहीं हो रहा, तो मतलब क्या, सिर्फ उसका वजह था, सिर्फ उसका वजह था, है कोई और भी रीजन हो? यही तो लॉजिक है निकालने का। आप चेक करो, वहां 48 है, वैकेंसी 8 है, 40 आ गया, 40 68, 68 ज्यादा हो गया, एक्चुअल रेंट कम हो गया। तो अगर वैकेंसी नहीं रहता तो कितना होता, 48, तब भी तो कम था। तो वैकेंसी की वजह से हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो जेबी क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड है, नॉट बिकॉज ऑफ वैकेंसी, नॉट बिकॉज ऑफ वैकेंसी। तो जेबी इज इक्वल टू व्हाट, एक्सपेक्टेड, ये लिखना पड़ेगा। फिर उस तरह से बताइए, नेक्स्ट वाला भी देखिए, 50 एक्चुअल रेंट 50 और ये 45, कौन ज्यादा है, 50, तो क्या हो जाएगा जेबी 50। इसमें कोई झगड़ा होगा क्या, 55, हे फिर से देख, 55 72 कम है, क्या चेक करना है, बिकॉज ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी अगर नहीं रहता तब भी कितना होता, तब भी कितना होता, 66 होता। तो वैकेंसी रीजन है कि नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ वैकेंसी। तो जीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट विच इज 72। देखो इजी लगा था का, तो क्या लगा था कि हम पहले बता नहीं सकते थे क्या ये सब टॉपिक, पता है मेरे को, एक टाइम के बाद बताना। अब क्लियर हो गया, याद रहेगा बिकॉज ऑफ वैकेंसी नॉट बिकॉज ऑफ वैकेंसी कैसे निकालते हैं। नीचे आइए, नंबर 9। अब अनरियलाइज रेंट और वैकेंसी दोनों है, अनरियलाइज रेंट और वैकेंसी दोनों है, तब कैसे करेंगे, नहीं समझे क्वेश्चन में, अनरियलाइज रेंट भी और वैकेंसी पे। तो याद रखिएगा पहले कौन सा माइनस करेंगे, अनरियलाइज रेंट या वैकेंसी, पहले अनरियलाइज रेंट, फिर क्या माइनस करेंगे, वैकेंसी पे। क्लियर है? चलिए एक का करते हैं फिर से, वही वाला क्वेश्चन ही हमारा। तो 65 60 और 63, तो एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा, अरे इसको चेंज करना पड़ेगा यार, साला एक ही जगह आ रहा है ना घूम के बार बार। एक्चुअल रेंट फॉर द 12 मंथ कितना रुपया, 72 रुपया। अनरियलाइज रेंट देखिए कितना रुपया, 10 रुपया, है ना सर। तो अनरियलाइज रेंट लेस कर देने के बाद कितना रुपया आएगा, 62। अच्छा 2 महीना का वैकेंसी पीरियड है, 2 महीना का वैकेंसी पीरियड ऊपर में निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 72 मेरा 12 महीना का था, 72 मेरा 12 महीना का था, 2 महीना कितना हो जाएगा, 2 महीना कितना हो जाएगा बताओ, 12, ये कितना होगा 8, ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 11 सेंट। अब लेस कैसे करेंगे, 72 से पहले क्या माइनस करोगे, अनरियलाइज रेंट कितना हो गया 62, 62 से फिर क्या माइनस होगा, ड्यू टू वैकेंसी 12, कितना हो गया 60, कितना हो गया 60 बोल रहे, कितना हो गया 50 ना। हो गया भाई साहब, इस तरह से बाकी भी कर लो।
अभी जेबी मत निकालना, बस ये एक्चुअल लैंड ये वाला यहां तक पूरा फिल कर दो। ये यहां तक पूरा फिल कर लो। ठीक करके लाए थे क्या? पेंसिल होगा तो यार ले लेके जाएगा। हम्म 10 होगा ना, कितना 8 होगा ना वहां पे। ये कितना हो रहा है? हाँ ठीक तो है, करिए ना गुस्से। अरे तो यहाँ 12 था ना 2 महीना का, हो गया। करें सर? तो ये बताइए हाउस नंबर 2 पे बताइए कितना हो जाएगा। ये कितना हो रहा? 68। एक्चुअल लैंड कितना था? 48। लॉस कितना हुआ अनरियलाइज रेंट? 8। कितना हो गया? 40। वैकेंसी कितना था? 8। कितना हो गया? 32। ठीक है, यहां कितना होगा फिर? 45। एक्चुअल रेंट कितना है? 60। ये कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 55। और ये फिर कितना हो रहा है? 10। 10 ना वैकेंसी, ये कितना हो गया? फिर उसके बाद हाउस नंबर 4 कितना होगा? 72। एक्चुअल रेंट में कितना हो गया? 66। अनरियलाइज रेंट 6। 60। ये कितना हो रहा है? 11। ये कितना होगा? 49। बोलिए भाई साहब, हो गया? अब फाइनल मजा, ठीक है, उसके बाद घर स्टार्ट करें। पहला वाला बताइए क्या था फॉर्मूला, फिर से हम बोलिए, अब साथ साथ बोलना आपको क्या था। एक्चुअल लैंड, इफ एक्चुअल लैंड ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड लैंड देन जेबी इज व्हाट? एक्चुअल लैंड। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब प्रॉब्लम कब होगा? जब एन एक्चुअल लैंड इज लेस देन एक्चुअल रेंट, माय रेंट इज लेस देन गवर्नमेंट रेंट, देन प्रॉब्लम। तो चेक क्या करेंगे? इट इज बिकॉज ऑफ वैकेंसी, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वैकेंसी, इट इज बिकॉज ऑफ वैकेंसी, देन जेबी इज इक्वल टू व्हाट? एक्चुअल, मेरा रेंट। If it is not because of vacancy, then JV is what? Expected rate जो government is. Clear है? This is what it is. यही करना। तो आप चेक करो एक्चुअल लैंड, किससे किसको कंपेयर करोगे? पहले इससे इसको कंपेयर करेंगे पहले। तो एक्चुअल लैंड इज माई रेंट 50, गवर्नमेंट बोला 63, कम है। क्या चेक करेंगे? बिकॉज ऑफ वैकेंसी। तो वैकेंसी हटा दो तो कितना था? 62। कितना था? 62। तो क्या वैकेंसी की वजह से कम है? नहीं, अनरियलाइज रेंट भी है। अगर अनरियलाइज रेंट नहीं रहता तब बोल सकते थे। तो अगर वैकेंसी हटा भी देते तब भी तो कितना आता? 62 आता। और एक्सपेक्टेड रेंट कितना था? 63 था। तो जीवी क्या बोलेंगे? सिंस एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, not only because of vacancy, not only because of vacancy, therefore JV is equal to what? Expected rent। और JV कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? मतलब ये आंसर क्या डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे? नहीं नहीं नहीं, लिखना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूं ना अभी वही इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सिंस, क्या लिखें? सिंस एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट,
not only because of vacancy, not only because of vacancy. Therefore GAV is equal to expected rent. Therefore GAV is equal to expected rent. लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? दूसरा वाला हमको बताइएगा, पहले किससे कंपेयर करेंगे? 32, तो 32 और यहां कितना है? 68 कम है, बहुत कम है। क्या वैकेंसी की वजह से? वैकेंसी हटा दो तब भी कितना हो रहा है? 40। इसलिए तुम अनरियलाइज रेंट भी हटा दो तब भी तो कम हो रहा है। तो भाई साहब बहुत झोल हो रहा है। तो गवर्नमेंट जेवी किसको ले लेगा? 68। क्या हो जाएगा? और सेम जो भी राइटअप लिखा है वही सेम राइटअप इसमें भी आएगा। समझ में आ रहा है लिखना? फिर उसके बाद क्या है? फिर बोलो 45 45 सेम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जीवी इज इक्वल टू व्हाट? 45। क्या लिखेंगे? सिंस जीवी, सिंस एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट, देखो जीवी इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट। कोई भी ले लेना, झगड़ा मत करना, नहीं एक्सपेक्टेड लेंगे या एक्चुअल लेंगे। नेक्स्ट में उसके बाद 4972 चेक करना है, यहां 60 है। अगर नहीं रहता वैकेंसी तब भी तो कम है, तो क्या हो जाएगा? जेवी इज इक्वल टू 72। क्लियर है? समझ में आया सर? ये वाली क्वेश्चन आपको बनानी है, ये वाली क्वेश्चन आपको बनानी है। इसमें आपको जेवी निकालना है। क्या निकालना है सर? ठीक है, तो चलिए अपने लोग करते हैं। इसमें आपको जेवी निकालना है सर। कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर ये रहमान वाला कहां से आ गया भाई? इसको यहाँ पर चेक करने के लिए कंप्यूटेशंस ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या लिखना है? कंप्यूटेशंस ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कंप्यूटेशंस ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, कंप्यूटेशंस ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और यहां पर जाके ना यहाँ लिखेगा हाउस 1। क्या लिखना है? हाउस 1 ऊपर में, और ये क्या है? हाउस नंबर 2। ये H1 का करना और H2 का करना, और ये वर्किंग अपने लोग करेंगे। वर्किंग इस तरह से करेंगे जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो ये फॉर्मेट होगा, ऊपर में ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर द असेसमेंट इज दिस, और ये मेरा हाउस 1 हाउस 2। तो जैसे अपने लोग ऊपर में पैटर्न की उसी पैटर्न में जाएंगे। क्वेश्चन में क्या क्या है चेक कर लेंगे। पहले चेक कर लो, देखो क्या क्या लिखा है? फेयर रेट, और क्या लिखा है? नेट म्युनिसिपल वैल्यू। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? इसी को ले लेंगे, इसी को ले लेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस का काम करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है। यहां पर यहां पर एक प्रॉपर्टी लिखे। प्रॉपर्टी लोकेटेड कहां पे? प्रॉपर्टी का लोकेशन यहां पे लिखे, यहां लिखे कोलकाता। यहां क्या लिखेंगे? उसी को तो ले ले। वही लेते हैं भाई, हम थोड़ा क्वेश्चन को ठीक ही बना रहे हैं। कोलकाता, और ये हो जाएगा पुणे। ये क्या हो जाएगा? हो सकता है ना सर, आपका एक घर कलकत्ता में है और आपका दूसरा घर पुणे में है। क्लियर है? तो इसका नेट म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल टू क्या होगा? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू सेम होगा? नहीं, इसका अलग होगा। और यहां पे क्या है? नेट और ग्रॉस दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? सेम हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? ग्रॉस निकालना है। तो देखिए किस तरह से करना है सर। तो यहां पे इस तरह से पहले लिखेंगे प्रॉपर्टी लोकेटेड एट, ऊपर में लिखेंगे प्रॉपर्टी लोकेटेड एट। कहां पे लोकेटेड है सर? ये क्या हो जाएगा? कोलकाता, और ये क्या हो जाएगा? पुणे। प्रॉपर्टी लोकेटेड एट कोलकाता एंड पुणे। अब उसके बाद फिर क्या है? अब पहले क्या बैठाएंगे सर? नेट म्युनिसिपल वैल्यू। पहले क्या बैठाएंगे? नेट म्युनिसिपल वैल्यू। कितना रुपया? 72,000 रुपया। और यहां कितना हो जाएगा? 66, है ना?
और नेट और ग्रॉस का डिफरेंस सिर्फ कहां था? द हाउस लोकेटेड इन केसीडीएम में था। अदर देन केसीडीएम में कोई डिफरेंस? जो नेट है वही ग्रॉस। तो भैया नेट में कहां पे चेंजेस होगा? अभी ग्रॉस निकालने में सिर्फ कोलकाता में होगा, पुणे में चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पर लिखिए, नेक्स्ट में यहां पर लिखना होगा आपको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। यार में लिखने में प्रॉब्लम होता है यार, देखना पड़ेगा मेरे को। इसका भी लगता है हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करने। क्लियर है सर? तो क्या लिखना है सर? सिंस कोलकाता वाला फ्लैट के लिए करना है, किसके लिए करना है? तो कोलकाता वाला फ्लैट के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा जीएमवी का? जीएमवी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? एनएमवी डेट इज 72,000 इंटू क्या होगा सर? बोलिए, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है? तो जीएमवी इज इक्वल टू 72,000 इंटू 100 बाय 90। रिमेंबर पढ़े अपने लोग? कितना आ जाएगा? 80,000 रुपए। कितना रुपया? और पुणे का क्या रहेगा? सेम रहेगा 66,000। कोई प्रॉब्लम? कर लिए? अब क्या बैठाना है? फेयर रेंट। फेयर रेंट बैठाइए यहां पे। और क्या बैठाना है सर? स्टैंडर्ड रेंट। फेयर रेंट बैठा दीजिए। फेयर रेंट बैठा दीजिए। कितना रुपया? 70,000, 60,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना है सर? 65। और यहां कितना आ गया? 68,000। क्लियर है? देयरफॉर इससे क्या निकल जाएगा बाबू? रिमेंबर क्या निकलेगा? एक्सपेक्टेड रेंट निकल जाएगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालो। और एक्सपेक्टेड रेंट में क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? रिमेंबर हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट नॉट एक्सीडिंग। क्या वर्ड है? नॉट एक्सीडिंग। कौन सा रेंट? स्टैंडर्ड रेंट। हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट। यही है। तो अभी अपने लोग छोटा छोटा में करके कहते हैं, बड़ा वाला में करना है सर। तो क्या हो जाएगा? 80, 70, 80, 65। क्या हो जाएगा? 65। तो एक्सपेक्टेड रेंट 65। समझ में आ रहा है? फिर 66, 60, 66, 66 और 68। समझ में आ रहा है सर? बोलिए। एक्सपेक्टेड रेट निकल गया ना सर? जेबी इस तरह से निकल जाएगा ना सर? नेक्स्ट क्लास में अपने लोग एग्जाम वाला सम होगा। आप लोग रेडी हो गए? खाली मेरे को बताना है कि अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी रहेगा, सेल्फ ऑक्युपाइड रहेगा, तो क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब क्या है सर? अब एक्चुअल रेंट वाला कॉन्सेप्ट है। अब एक्चुअल रेंट पे आइए। यहां पर एक फंडा और है। यहां एक्चुअल रेंट दिया हुआ है या रेंट रिसीव दिया हुआ है? दोनों सेम है। हमको एक चीज बताइए, कोलकाता वाला पे वैकेंसी पीरियड 2 महीना का दिया है और रेंट रिसीव दिया 50,000। तो ये जो रेंट रिसीव है ये 12 महीना का है या 10 महीना का? 10 महीना। समझ में आया? एग्जैक्टली। ये 2 महीना वैकेंसी पीरियड है, मतलब 2 महीना का रेंट नहीं मिला। तो जो रेंट रिसीव है वो कितना महीना होगा? 10 महीना का है। तो भैया 10 महीना का रेंट 50,000 है, तो 12 महीना का कितना होगा? 60,000। कैसे निकाला? 50,000
डिवाइडेड बाय 10 इंटू 12 क्लियर हो गया। उसी तरह से सेकेंड वाला में भी आइए, वहां भी कितना हो जाएगा 60,000, वो भी 10 महीने का है। 60,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 12 कितना आ गया 72,000। ये एक्चुअल एंड 12 मंथ का। ये एक्चुअल एंड इसलिए निकाला पता है, रिमेंबर ये वाला पॉइंट अपने लोग किस तरह से निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना सर। ये वाला चार्ट देखिए, ऐसे ही आपको फॉर्मेट में लाना है। अगर रेंट रिसीव भी दिया रहेगा तब भी आपको पहले रेंट 12 महीना का निकालना है और वैकेंसी फिर उससे लेस करके दिखाना है, समझ गए। तो पहले 12 महीना का अपने को रेंट निकालना होगा। तो आइए नीचे में आइए सर, यहाँ पे तो यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ। क्या लिखेंगे, एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ। 12 महीना का आपको रेंट निकालना है सर, है ना। और 12 महीना का रेंट क्या होगा, जो मेरा रेंट रिसीव हुआ, जो मेरा रेंट रिसीव हो गया इंटू क्या करेंगे, इंटू 12 करेंगे, इंटू 12 करेंगे। और 10 कैसे आया था, 10 कैसे आया था, 12 माइनस वैकेंसी पीरियड। 10 कैसे आया था बताइए, 12 माइनस वैकेंसी पीरियड विच इज 2। तो कितना हो गया 12 बाय 10। अब अगर वैकेंसी पीरियड 3 रहता तो क्या करते हैं, इंटू 12 डिवाइडेड बाय 9। अगर वैकेंसी पीरियड 1 महीना का रहता तो इसका मतलब वो जो रेंट मिला कितना महीना का मिला, 11 महीना का। तो 12 महीना का रेंट कैसे निकलता है, इंटू 12 डिवाइडेड बाई 11। नहीं समझ में आया, आप समझो ना सर। वैकेंसी का मतलब रेंट मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, तो बाकी जो है उसका मतलब आपका रेंट का पैसा मिल गया। अब रेंट रिसीव बात दिया हुआ है, क्वेश्चन बोला वैकेंसी पीरियड 1 महीना, इसका मतलब वो जो रेंट रिसीव है वो कितना महीना का है, 11 महीना का है। तो 12 महीना कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 11 करके 1 महीना निकला, फिर इंटू 12 कर देंगे तो 12 नहीं निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से करके बताओ हाउस नंबर 1 का कितना आया, बोलो जी कितना आया, 50,000 डिवाइडेड बाय 2 महीना का वैकेंसी था, तो 12 माइनस 2 कितना होगा, डिवाइड 10। तो 50,000 डिवाइड बाय 10, तो 1 महीना का रेंट कितना हुआ 5,000। तो 12 महीना का रेंट कितना होगा बाबू, 60,000 रुपया। यहाँ पर दिखा देना 60,000 रुपया। समझ में आ रहा है। दूसरा वाला पे आओ, 60,000 है, ये कितना महीना का है, 2 महीना का, 2 महीना का वैकेंसी है, तो ये कितना महीना मिला 10 महीना। तो 60,000 डिवाइड बाय 10, 1 महीना का कितना हुआ 6,000। तो 12 महीना का कितना होगा 72,000, बैठा दो 72,000। ये 12 महीना निकल गया। अब इससे लेस क्या करेंगे, अब इससे वैकेंसी पीरियड लेस करें, यहां पे लॉस ड्यू टू वैकेंसी। क्या लिखेंगे, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। मेरा नुकसान हो गया किस वजह से, वैकेंसी की वजह से। और 2 महीना का वैकेंसी कितना निकल जाएगा भाई, 10,000। ये 12 महीना का है ना, 6,000 रुपये 12 महीना का कितना है, ये 5,000 है, 12 पंजे 60, तो 2 महीना का कितना हो गया 10,000। और ये 6,000 इंटू 2 कितना हो गया 12,000। तो वो आया एक्चुअल रेंट रिसीव। क्या आया सर, एक्चुअल रेंट रिसीव। समझ गए। और एक्चुअल रेंट रिसीव कितना हो जाएगा, इसका कितना हो गया 50,000 और इसका कितना हो गया 60,000। ऐसे लिखना है। क्यों ऐसे लिखना है, पता चलेगा वैकेंसी के वजह से है या नहीं है। नहीं समझे, आप वैकेंसी हटा दिए तो समझ में नहीं आएगा ना सर। अब देयरफॉर अब अपने को क्या निकालना है सर, GAB। क्या निकालना है, GAB। और यहां वैकेंसी है, चेक करो देखो ऊपर में है ना। तो पहला किससे किससे कंपेयर करोगे आप बताओ हमको, किससे लेंगे, ये 50,000 को कंपेयर किससे करेंगे 65,000 से। तो ये मेरा एक्चुअल रेंट 50,000 है और गवर्नमेंट कितना बोला 65, तो मेरा रेंट कम है, तो एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट। अब क्या चेक करना है, बिकॉज ऑफ वैकेंसी है या, आप देखो है क्या। अगर वैकेंसी नहीं रहता तब भी कितना रुपए होता, तो वैकेंसी की वजह से हुआ है कि नहीं हुआ,
नहीं हुआ तो जेवी क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट विच इज जेवी इज इक्वल टू व्हाट 65,000, 65,000। और यहां पर लिखेंगे क्या नोट में, यहाँ क्या लिखेंगे, और हाउस नंबर 1 के लिए, किसके लिए, हाउस नंबर 1 के लिए क्या लिखना है, जेवी का इक्वल टू सिंस एक्चुअल रेंट कितना रुपया, 50,000 रुपया इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ कितना रुपया 65,000, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी, क्या लिखना है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी, thus GAV is equal to expected rent, कौन सा रेंट, expected rent which is equal to 65,000। क्लियर है, ये नोट नहीं लिख सकते हैं सर, अब इजी लग रहा है। सेकेंड वाला खुद से बताओ आप लोग क्या हो रहा है, चेक करो क्या हो रहा है, सेकेंड वाला बताओ 60,000 हो रहा है लेकिन एक्सपेक्टेड टू 66 है, तो किस लिए कम है, वैकेंसी के वजह से, तो हमारा जेवी क्या हो जाएगा 60,000 हो जाएगा सर, है ना, समझ में आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड हमारा ये जो रेंट था ये 60,000 था और ये 66 है, तो कम है, किस वजह से कम है, जेवी ये वैकेंसी, अगर वैकेंसी नहीं रहता तो 72 होता ना सर, तो वैकेंसी की वजह से कम है, तो इसलिए जेवी क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट ये हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट में खुद से बना के लिखो, वहां पे हाउस नंबर 2 का नीचे में नोट लिखो, क्या लिखना है, सिंस एक्चुअल रेंट इज लेस देन expected rent because of vacancy, therefore GAV gross annual value is equal to actual rent which is कितना रुपया 60,000। जिस तरह का राइट अप लिखा वैसे ही राइट अप लिखना आपको, समझ गए, हैंड राइटिंग में मत जाइए मेरा, भावनाओं में जाइए, फीलिंग्स इज इंपॉर्टेंट इन हैंड राइटिंग ना सर। राइटिंग क्या है, सबसे कचड़ा हैंड राइटिंग डॉक्टर लोग का, फिर आता है सीए, हम लोग का हैंडराइटिंग कैसे, नहीं बचपन में अच्छा हैंडराइटिंग था, ये फाइनल में इतना लिखना पड़ता था ना, स्पीड में वो हैंडराइटिंग को कोई गौर नहीं करता। आसिम सर तो कौन पढ़ा है, हैंडराइटिंग देखा उसका, वो अलग लेवल है, मेरा उतना भी गंदा नहीं। कौन आसिम रे, आसिफ नहीं बोला, आसिम आसिफ का हैंडराइटिंग अच्छा सर, हो गया, कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट क्लास में अपने लोग करेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी वाला, कौन सा वाला, रिमेंबर वो थर्ड वाला था। तो जेवी का हमारा लेट आउट थ्रू आउट द ईयर हो गया, पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट भी हो गया, समझ, देखिए ये जेवी तक ही सेम है, ये जेवी तक अलग है, उसके बाद क्या है सेम, जैसे अपने लोग किए वैसे निकलेगा। अब सेल्फ ऑक्युपाइड थ्रू आउट द ईयर वाला करना है और पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड वाला, ठीक है। सम क्या बना सकते हो आप, यही वाला सर हमारा मेन सम है, अगर ये वाला सम बन गया एचएस का सब सम बन जाएगा आपका। मिस नेहा, यही इंपॉर्टेंट है, अगर मिस नेहा वाला सम अगर आपका बन गया पूरा चारों, मतलब एचएस में हम लोग 4 वाला सीख रहे हैं और एचएस में कितना आता है, सर डिफिकल्ट, देखिए आप लोगों का क्वेश्चन एक जैसे ही आता है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट कर लीजिएगा ना तो इजी वाला क्या होगा,
आसान लगे, अपने लोग एचएस वाला भी करेंगे, बट ज्यादा दिन अपने लोग पहले इसको कर लेंगे तो डिफिकल्ट वाला अगर समझ में आ गया तो इजी वाला है ना हलवा लगेगा। क्लियर हो गया सर? उसके बाद अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन का ये मैक्सिमम वाला भी बताना है। कुछ होमवर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखते हैं सर, होमवर्क में कुछ है या नहीं है। इलस्ट्रेशन कितना तक दिए थे? 6 तक हो गया था ना। 7 नंबर नहीं होगा अभी, 8 नंबर हो जाएगा सर, 9 नंबर हो जाएगा, 10 नंबर भी हो जाएगा सर, 16 नंबर ट्राई करिएगा ये इंटरेस्ट वाला का, ठीक है। 19 नंबर, 23, बस बस सर बस 19 और 23, ठीक है। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो होपफुली नेक्स्ट क्लास हमारा हाउस प्रॉपर्टी का लास्ट क्लास होगा। समझ गए? कितना क्लास हुआ? 4 क्लास, 4 से 5 क्लास में सिलेबस कंप्लीट। थैंक यू। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास हमारा लास्ट क्लास होगा टैक्स का भी, कॉस्ट का तो हो गया, टैक्स का भी लास्ट क्लास, उसके बाद खत्म।